आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब कि ऊप्स। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। अब आपने शायद पहले भी सुना होगा इनहेरिटेंस। अगर आपने इनहेरिटेंस नहीं सुना तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक हमारी ए क्लास है, उसको अगर बी क्लास इनहेरिट करना चाहता है, मतलब कि उसके जो अंदर उसकी फंक्शनैलिटी है उसको ग्रैब करना चाहता है, तब हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ है कि एक हमारी कोई क्लास है, उसके अंदर उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ होंगी, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, कुछ मेथड्स हो गए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक न्यू क्लास बनाऊँ, उसमें मैं वो सेम सारी फंक्शनैलिटी चाहता हूँ और उसके अलावा मैं कुछ और अपनी फंक्शनैलिटी भी चाहता हूँ। तो अब मेरे पास तो दो मेथड होंगे, या तो मैं उसके सारे वेरिएबल्स और मेथड्स को कॉपी करके अपनी न्यू क्लास में पेस्ट कर दूँ, उसके बाद और जो नए फंक्शन और वेरिएबल मैंने बनाने वो बना लें, जो कि राइट वे नहीं है। इससे क्या होगा, अगर मान लो आपको उस क्लास के जैसी अगर आपको 20 क्लासेस चाहिए, फिर तो मतलब है आपको 20 फाइल्स में वो सेम कोड कॉपी करना पड़ेगा। और अगर तो वो कोड बहुत बड़ा है तब तो ये कोड स्पेस बहुत कंज्यूम करेगा और आपको सारा कुछ मैनेज भी करना पड़ेगा। और आप अगर जो मेन जिस क्लास को देख के आपने वो क्लासेस बनाई है, अगर आपने उसमें किसी एक फंक्शन में कुछ चेंजेस करनी है, उसके बाद आपको सभी की सभी न्यू फाइल्स में भी चेंजेस करनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस टाइम इनहेरिटेंस हमारे काम आता है। ठीक है ना, तो इनहेरिटेंस में क्या होगा कि आपने जो एक क्लास बनाई हुई थी जिसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस पड़े थे, और जब आपने बाकी 20 क्लासेस को उससे इम्प्लीमेंट करवाया या फिर एक्सटेंड करवाया, तो उन सभी क्लासेस में वो सारे की सारा कोड जो है, मतलब कि सारी फंक्शनैलिटी आ गई, मतलब कि उसके अंदर वो फंक्शंस भी आ गए, मतलब कि मेथड्स, और वो वेरिएबल्स भी आ गए। अब आपको वो कोड सारा लिखना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिकली आ गए। अब जब आप फर्स्ट जो मेन क्लास है उसमें जब आप चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली बाकी क्लासेस में भी होंगे। तो ये तो था एक जनरल आइडिया। अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपको दिखाऊं तो क्या कह रहा है कि जो ये एक ऊप्स का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ऊप्स स्टार्ट ही इनहेरिटेंस से होता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। अब ये क्या बता रहा है कि हम इसमें दो तरह की क्लासेस आएंगी। एक तो वो क्लास जिसको हमने एक्सटेंड करना है, एक वो क्लास जिसने एक्सटेंड करना है। तो जो क्लास जिसको हमने एक्सटेंड करना है उसको बोलते हैं सुपर क्लास। ठीक है, और जिस क्लास ने उसको एक्सटेंड करना है उसको बोलते हैं सब क्लास। तो जब भी मैं कभी बोलूँ सुपर क्लास, तो मतलब है कि वो क्लास जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं, जिसको हम इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सटेंड करना चाहते हैं। और जब मैं बोलूँ सब क्लास, तो उसका मतलब है कि वो वाली क्लास जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिसने दूसरी क्लास को एक्सटेंड किया है। ये हो गया। तो और आगे क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि जो ये सब क्लास होती है, एक तो ये रीयूज़ करती है अपनी सुपर वाली क्लास को, एक तो सुपर क्लास को ने रीयूज़ किया, दूसरा उसकी फंक्शनैलिटी को भी एक्सटेंड करती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो उसकी फंक्शनैलिटी उसको सुपर क्लासेस से मिली है वो तो है उसके पास, उसके अलावा हम उसमें और चेंजेस कर सकते हैं और कुछ न्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम कहते हैं कि एक और चीज़ भी कह सकते हैं, इज़ अ रिलेशनशिप, जिसमें रिलेशनशिप इसको बोला जाता है सब क्लास और सुपर क्लास के बीच में एक रिलेशन सा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अब जो हमारी सब क्लास है उसने सुपर क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को ले लिया है, मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है तभी तो लिया है। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं है कि वो कॉपी करके छोड़ दिया उसने, वो उससे अभी इंटरलिंक्ड रहेगा। सुपर क्लास में कभी कोई चेंजेस होंगी तो सब क्लास को भी मिलती जाएगी, इसलिए उनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको इज़ रिलेशन भी बोला जाता है। कि ये तो रिलेशन तो हुआ ही हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि अब देखो, अब जो सब क्लास है उसने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो उसके एट्रीब्यूट्स थे, मतलब कि वेरिएबल्स, और जो उसके मेथड से, वो तो उसने इनहेरिट तो किया ही सुपर क्लास से। उसके साथ साथ उसने अपने कुछ खुद के एक यूनिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स बना लिए। तो ये चीज़ें भी इनहेरिटेंस के अंदर ही आती हैं। अब एक एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है कि एक मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जो कि चैप्टर 4 के लिए होगा, और इस सारे कोड को मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगा चैप्टर वाइज। ठीक है, और उसको मैं गिटहब पे अपलोड करूँगा। तो फिलहाल मैं एक न्यू बना रहा हूँ, तो मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने चैप्टर 4 रख दिया है, और चैप्टर 4 की जो फर्स्ट फाइल जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है हमारी इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस और EXP। ठीक है, एग्जांपल। सबसे पहले मैं अपने मेन फंक्शन को ओवरराइड कर लेता हूँ। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ पर्सन नेम की। ठीक है, और इसके अंदर मैं वेरिएबल बनाता हूँ नेम का। ठीक है, और एक मैं बना देता हूँ एज का। ठीक है, और अब आपने पीछे देखा ही होगा कि डाट्स में जो नल सेफ्टी होती है उसमें अगर हम इसको नलेबल नहीं बनाते तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है, या फिर हम आपने दूसरे चैप्टर में एक और वीडियो में देखा होगा, जो कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो थी, कि हम अगर इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देना चाहते
तो इनको हम कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में दे सकते हैं, ठीक है। तो इनको मैं कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में ही ऐड करूँगा, ठीक है, दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट एज, ठीक है। तो और इसके अंदर मैं एक फन मेथड बनाता हूँ से हेलो नाम का, ठीक है। और ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो माय नेम इज़, जो मेरा नेम होगा वो, ठीक है। ये हो गया। अब ठीक है, अब मैं एक सब क्लास बनाऊँगा। ये तो मैंने एक बनाई है सुपर क्लास। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी सब क्लास बनाओ, जो भी एग्जाम्पल मैंने नीचे की है। तो मैं एक क्लास बनाऊँगा पवन नेम की। जो पवन है मैं चाहता हूँ कि ये एक्सटेंड करे पर्सन को, क्योंकि पवन एक पर्सन ही है, ये तो मैं इसको एक्सटेंड करवा रहा हूँ पर्सन से, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अब पहले ये एरर दे रहा है। ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि जो पर्सन में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है उसमें हमने 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर दिया है, मतलब कि हमें इन दोनों की वैल्यू देनी पड़ेगी तभी ये इनिशियलाइज होंगे, नहीं तो ये तो नल सेफ्टी में एरर दे देगा कि ये नलेबल भी नहीं है और नल भी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हमें इसकी वैल्यू देनी जरूरी है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस खुद की क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा पहले मैं, जो कि होगा पवन, ठीक है। और अब इसके साथ ही मुझे इसके सुपर फंक्शन को भी कॉल करना होगा, सुपर के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। अब सुपर के कंस्ट्रक्टर को 2 पैरामीटर चाहिए, ठीक है। 2 पैरामीटर कौन से, एक नेम और एक एज, ठीक है। तो पवन का तो मुझे सब पता है, तो मैं यहाँ पे एज पास कर रहा हूँ, पीछे से नहीं ले रहा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम पास कर रहा हूँ पवन और इसकी एज पास कर रहा हूँ 30, ठीक है। तो ये क्लास बन गई कि इस पवन क्लास ने एक्सटेंड किया पर्सन को, और अब इस पवन के अंदर ये दोनों फंक्शनैलिटीज़, मतलब कि ये दोनों वेरिएबल्स आ गए हैं और ये वाला फंक्शन भी आ चुका है, ठीक है। अरे एक और मैं और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, उसका नाम मैंने रख दिया राज, ठीक है। उसने भी एक्सटेंड किया अब इस पर्सन को, ठीक है। अब एक्सटेंड किया है तो मतलब है कि वो सुपर वाले कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना होगा। सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना तो मतलब इसे खुद का कंस्ट्रक्टर भी बनाना होगा। खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया तो मतलब है कि यहाँ पे सुपर फंक्शन कॉल करो, और यहाँ पे मैंने वो 2 नेम पास करने हैं, जो कि है एक राज, ठीक है। और उसकी जो एज है वो है सपोज 28 तो 27, ठीक है। तो अब ये 2 हमारी सब क्लासेस बन चुकी हैं और ये हमारी सुपर क्लास है। अब अगर मैं इन सब को, चलो इससे छोड़ो अभी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास जो पवन थी हमारी, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे उसका प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और मैं पवन के अंदर से हेलो को करता हूँ कॉल, ठीक है। ऐसे ही मैं राज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर से भी मैं से हेलो का फंक्शन कॉल करता हूँ। अब देखो आउटपुट क्या आती है, देखो इसकी आउटपुट क्या आई है, हेलो माय नेम इज़ पवन, और इसकी आउटपुट क्या आई है, हेलो माय नेम इज़ राज, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस पवन के अंदर तो से हेलो का कोई फंक्शन ही नहीं था, फिर भी इसके पास ये फंक्शन आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि इसने सुपर क्लास को इनहेरिट किया है, तो इसकी सारी की सारी फंक्शनलिटी इसके पास आ चुकी है। इसलिए अब इसके पास नेम भी है, एज भी है, से हेलो भी है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ पवन डॉट नेम तब भी वैलिड है, और यहाँ पे एक और प्रिंट लगाऊँ राज डॉट एज, ये भी वैलिड है। और अगर फिर से रन करूँगा तो आप आउटपुट देख सकते हो, देखो इसकी आउटपुट आई है पवन, क्योंकि पवन का नेम क्या है पवन, और इसकी आउटपुट राज की एज क्या आई है 27, जो कि मैंने यहाँ पे गेस किया, ठीक है। तो ये होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जब भी कभी हमने कोई ऐसी फंक्शनलिटी, अब देखो अब मुझे क्या था, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बनाया ही क्यों है, इसको बनाने का बेनिफिट क्या हुआ। अब देखो बेनिफिट क्या हुआ कि अगर मान लो इसके साथ और भी फील्ड्स होती है, जैसे कि मान लो मैंने पर्सन की और जो चीज़ें होती है, जेंडर हो गया, कंट्री, सिटी, स्टेट, ये सब कुछ मैंने यहाँ लिखा होता, ठीक है। और मैं चाहता था कि पवन नाम का एक यूज़र है, उसके अंदर भी वो सारी फील्ड चाहिए मुझे, राज के अंदर भी वो सारी फील्ड चाहिए, और मेरे पास 100 और यूज़र थे, सबके अंदर मुझे सेम फील्ड चाहिए थी, नेम, एज वगैरह वगैरह। तो अब तो मैं सबके अंदर ये अगर वेरिएबल्स कॉपी पेस्ट करता तो मुझे बहुत टाइम लगता। सबसे बेटर सोल्यूशन क्या था कि मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, मेरे पास वो सारी फंक्शनलिटी एज इट इज़ आ गई, बस, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट हुआ मुझे इनहेरिटेंस का, कि मुझे वो सारा काम दोबारा नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली आ गया। और ये से हेलो का अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, मान लो मैं ये इज इक्वल टू रिमूव कर देता हूँ, मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, तो मुझे उन 4 क्लासेज में ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने बस एक जगह चेंज किया, इसको रन किया, तो दोनों की आउटपुट चेंज हो गई, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है इनहेरिटेंस का, इसलिए हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसलिए ऊप्स हमें काम आती है, क्योंकि ऊप्स में क्या करते हैं, कोड को रीयूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.